सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल पर अभी 11th-12th की फिजिक्स की क्लासें चल रही है और IIT जेईई के भी कुछ हम उसके अंदर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो अभी जो आज की जो हमारी वीडियो है ये मैंने खास तौर से जो डिफेंस के स्टूडेंट है जो नेवी या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और उनके एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो उनके लिए मैं एक ये टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं जो उनके नेवी और एयरफोर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अलावा ज्यादातर हम सवालों के ऊपर विचार करेंगे। हालांकि सही तरीका तो ये होता है कि पहले हम पूरी थ्योरी कंप्लीट करें और उसके बाद में हम उसके ऊपर सवाल करें, लेकिन अब हमारे पास में इतना समय नहीं बचा है। तो स्टूडेंटों की फरमाइश पर जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और जो सीनियर पास करके डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर डिफेंस के लिए वीडियो बनाओ, तो मैं उसके लिए ही आपके लिए ये सारी टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं और हम प्रत्येक टॉपिक के ऊपर इस प्रकार के सवालों के बारे में चर्चा करते जाएंगे। तो आपको अगर और किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए कि सर हमें पूरा टॉपिक समझाओ, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके अलावा केवल आपको किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन चाहिए जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसमें आपके दिक्कत आ रही है कोचिंग के अंदर, आप उसको तैयार नहीं कर पाए थे, वो सारे टॉपिक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, है ना। और आपके जो भी कोचिंग वगैरह के नोट्स हैं वो तो सारे आप ये पढ़ते रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा काम के वही है, लेकिन कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी। और तेजाजी महाराज का अगर आशीर्वाद रहा तो आपका श्योर एयरफोर्स नेवी के अंदर सिलेक्शन होगा और हमारे इन वीडियोज में से काफी सवाल भी आपको वहां पर एग्जाम में मिलेंगे, है ना। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और इन कुछ सवालों के साथ में हम सीधा सवाल से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर छोटी मोटी जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको इसके अंदर तैयार करवा दूंगा, है ना। तो देखो भाई, तो आपके जो ये पहला सवाल है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है कि प्रक्षेपण का पथ क्या होता है ना। तो प्रक्षेपण का पथ या तो हो सकता है सरल रेखा, परवलयाकार, अति परवलयाकार या वर्ताकार। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है? ये मेरे हिसाब से तो लगभग विद्यार्थियों को आता होगा जिन्होंने अपनी कोचिंग के जितने भी आपको जो ये नोट्स दिए गए वो अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो मेरे हिसाब से सवाल आता होगा। तो भाई ये जो प्रक्षेपण है यानी जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो पथ है वो ऑलवेज परवलयाकार होता है। कैसा होता है भाई? परवलयाकार होता है। इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला, है ना, या पैराबोलिक पथ कहते हैं इसको, या पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, है ना। ये किस टाइप का होता है? आपने जैसे किसी यू वेव से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो इस टाइप से ऐसे जाके यहाँ पर गिरेगा, है ना। इसी को क्या कहते हैं? परवलयाकार पथ कहते हैं। तो इसका पहले सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा आपके? परवलयाकार। अब इस सवाल को थोड़ा सा देखो घुमा के कैसे दे सकता है। जैसे उसने कहा दूसरे सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु की गति का पथ हो सकता है। कैसा हो सकता है वस्तु की गति का पथ? सरल रेखा, परवलयाकार, अति परवलयाकार और वृत्ताकार। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसके आपके कमेंट का जवाब उसके अंदर दे दूंगा, है ना। तो अगर आप इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको देखने पर आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पर चार ऑप्शन है और अब की बार इसने केवल प्रक्षेपण गति के बारे में बात नहीं की। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऐसा देखो क्यों है? मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है या कोई सुंदर कन्या खड़ी है यहाँ पर, और उस सुंदर कन्या ने एक पत्र सीधा ऊपर की ओर फेंका ऐसे, है ना। जैसे आप सीधा किसी गेंद को फेंकते हो कम ऊंचाई के लिए, है ना, बहुत कम वेग से फेंकते हो कम ऊंचाई के लिए। तो यहां तक किसी वस्तु को फेंका, एक ने उसको ऐसे फेंका, है ना, इस डायरेक्शन में फेंका यू वेग से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसके क्या हो सकते हैं? दो पथ हो सकते हैं। एक ये वाला तो सरल रेखा होता है, ये कैसा होता है? परवलयाकार। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मान लो आपके पास में कोई मीनार है ना, और यहां से मीनार से आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया, है ना, यानी यहां से उसको छोड़ दिया। ड्रॉप करना, फेंका नहीं, इसको ड्रॉप कर दिया, है ना। इस प्रकार उसको पकड़ा ऐसे छोड़ दिया। ड्रॉप करना, फेंकना नहीं। तो आप जब इसको ड्रॉप करोगे तभी सीधा नीचे आके गिरेगा। तो कैसा पथ हुआ इसका? सरल रेखा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप किसी पार्टिकल को फेंकते तो वो पार्टिकल ऐसे जाके गिरता, है ना। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर किस प्रकार का पथ हो सकता है ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अब इससे अगला सवाल देखो। इससे अगला सवाल है
कि प्रक्षेप्य गति होती है, एक द्विमीय होती है, द्विविमीय होती है, त्रिविमीय होती है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इनमें से कौन सी गति हो सकती है? प्रक्षेप गति एक द्विमीय हो सकती है, द्विविमीय हो सकती है, त्रिविमीय हो सकती है, और इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भी अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे मान लो ये आपका क्षैतिज है, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका थीटा एंगल पर, है ना। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चलता है, यानी वो वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है और एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है वो, और इधर भी जा रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और वाई डायरेक्शन में, यानी ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, और दोनों के परिणाम की वजह से वो ऐसे जा रहा है ना। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई तल में है ना। अगर हम इसको एक्स और इसको वाई ले तो एक्स वाई तल में है, और जब ये इस पूरे तल में होती है तो इस प्रकार की गतियों को क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं, यानी 2 डायमेंशनल 2D, है ना। इनकी जगह 2D 1D, इसके अलावा 3D ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके अलावा भी एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि द्विविमीय गति के उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं। एक वर्तीय गति। वर्तीय गति में क्या होता है? कोई पार्टिकल ऐसे घूमता है ना, जैसे इस बोर्ड के ऊपर घूम रहा है, देखो, है ना। तो ये बोर्ड क्या है? एक प्रकार का, ये वाई हो गया इसका, ये एक्स हो गया, तो एक्स वाई तलित है। तो वर्ताकार गति भी कैसी गति होती है? द्विविमीय गति। इसके अलावा सरल लोलक की गति। सरल लोलक की गति कैसी होती है? सरल लोलक की गति रेखीय होती है या द्विविमीय होती है? अगर आप उसको ध्यान से देखो तो सरल लोलक भी ऐसे गति करता है। क्या इस प्रकार गति करता है? यानी अगर हम यहां से गौर से देखें तो यहां पर वो नीचे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो कैसी गति हुई? द्विविमीय गति। इसके अलावा नत समतल पर गति, है ना। आपने सुना होगा नत समतल के बारे में। तो भाई नत समतल क्या होता है? इस प्रकार का, है ना। अनत समतल भी कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं इसको। तो इसके अंदर अगर यहां से कोई चीज लुढ़काई जाए या फिसलाई जाए तो उसकी गति भी कैसी होती है? द्विविमीय। क्यों होती है? क्योंकि वो नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है ना। वो यहां तक पहुंच जाता है तो पहले से नीचे भी आ गया और आगे भी आ गया, है ना। तो ये भी कैसी गति हुई? द्विविमीय गति हुई। घड़ी की सुई की गति भी कैसी होती है? द्विविमीय गति होती है। तो इस टाइप के सवाल में मेरे हिसाब से आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लंबे चौड़े न्यूमेरिकल नहीं आते भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया जाता है इसके अंदर, है ना। 25 सवाल होते हैं, 20 मिनट दिया जाता है ना। तो यहां से अगर वो आपको कोई ऐसा सवाल दे दे 5 मिनट खराब हो गए, है ना, तो फिर वो सारा मामला इसके अंदर बैठेगा ही नहीं, है ना। तो इसका एक सिस्टम होता है, ये ऐसे सवाल देते हैं कि विद्यार्थियों को कम से कम टाइम मिले। इस सवाल में बहुत कम टाइम मिलते हैं, सोचने की आवश्यकता नहीं, द्विविमीय, है ना। इसके बाद में कोई इससे अगला वाला या उसमें कुछ एक आध सवाल थोड़े से लंबे दे देते हैं, इसमें बचा टाइम आप उसके अंदर डाल सकते हो, है ना। तो देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल है प्रक्षेपण गति में क्षैतिज परास अधिकतम होती है जब प्रक्षेपण कोण 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 135 डिग्री हो। इनमें से भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हम उसके फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। तो प्रक्षेपण गति का फॉर्मूला ये होता है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या प्रक्षेपण गति का फॉर्मूला यही होता है ना। क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है प्रक्षेपण गति में। तो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर साइन 2 थीटा आ रहा है, तो कई स्टूडेंट इसके अंदर भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार उसमें साइन थीटा आ रहा है तो थीटा 90 होने पर साइन थीटा मैक्सिमम होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा आ रहा है तो यहाँ पर 2 इंटू 90 हो जाएगा, सॉरी अगर हम 90 ले तो कितना हो जाएगा? 180, और 180 पे इसका मान 0, तो क्षैतिज परास 0 हो जाएगी। तो कितना लेना चाहिए यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री ले तो 30 डिग्री ले तो 60 डिग्री हो जाएगा, और इस पर मान होता है √3/2। तो एक और लेके देखते हैं इससे ज्यादा आता है क्या? अगर हम 45 ले तो इसका मान कितना आता है? 1। √3/2 का मान कितना होता है? 1 से छोटा होता है ना। साइन का मैक्सिमम मान ही 1 ही होता है। अब देखो इसमें तो साइन 2 इंटू 45 साइन 90 की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ये। लेकिन यहाँ पर ऐसा सवाल है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो 135 डिग्री को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? साइन यहाँ पर 2 इंटू थीटा की जगह 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 90 प्लस आप 45 लिख दो। क्या लिख दो? 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा आपके साइन 180 प्लस 90। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई? तो इसके अंदर देखो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, लेकिन माइनस का। क्यों होता है? क्योंकि 180 प्लस थीटा आ रहा है तो तीसरे कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। कौन से कोऑर्डिनेट में चला जाएगा? तीसरे में।
और साइन केवल पहले और दूसरे में प्लस होता है, तीसरे में माइनस होता है, तो यहाँ पर -8। ये -8 ये बताता है कि अगर ये हमारा 45 डिग्री लेने पर क्षैतिज परास इस टाइप में थी, तो अब की बात इस उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगी, -x डायरेक्शन में, लेकिन अधिकतम होगी। तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर सही होंगे, है ना। तो क्षैतिज परास इन दोनों के अंदर अधिकतम होगी, और ये इसके अंदर गलत ऑप्शन है, और ये भी इसके अंदर गलत ऑप्शन है। अब इसके बाद में अगला सवाल देखो। अगर आप इस सवाल में अगर मैं ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है प्रक्षेप्य गति में कोटिपूरक कोणों के युग्म पर क्षैतिज परास होती। अब ये कोटिपूरक युग्म क्या होते हैं कि प्रक्षेप्य गति में ऐसे दो कोण होते हैं जिन पर क्षैतिज परास है वो सेम होती है ना, एक युग्म होता है कोणों का। देखो कैसे, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो r बराबर आया था u² sin 2θ अपॉन g। अगर मैं केवल थीटा लूं और थीटा की जगह अगर मैं 90 - थीटा ले लूं तो r का मान कितना आएगा, या थीटा की कुछ वैल्यू ले लो, जैसे थीटा बराबर 30 डिग्री ले लूं, तो अगर थीटा बराबर 30 डिग्री ले तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, या 30 ना लेके काम करो इसको 60 डिग्री ले लो आप, है ना, वरना रूट में आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो देखो r बराबर u² sin 2θ है यहाँ पर, तो 60 का कितना हो गया यहाँ पर 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया भाई 120 डिग्री। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है 90 + 30। 90 + 30 यानी दूसरे कोऑर्डिनेट में आ रहा है, किसमें आ रहा है दूसरे में। तो साइन 90 पे किसमें चेंज हो जाता है कोस में, तो कोस 30 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3/2। यहां से इसकी आर की वैल्यू आ गई। अब एक इसमें और कौन होता है 90 - थीटा, यानी 90 - 60 का मतलब कितना 30। तो 30 डिग्री पर भी यही आएगा जो इसमें आया था। देखो कैसे, अब की बात 30 डिग्री रखो, देखिए यहाँ पर थीटा बराबर 30 रखेंगे तो 30 दूरी 60 हो जाएगा, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यानी वापस वही परास आ रही है ना। तो यानी इसके अंदर क्या होता है वास्तव में क्षैतिज परास के अंदर कि जितने परास थीटा पर आती है उतने के उतने परास 90 - थीटा पर आती है, और इन दोनों कोणों को कोटिपूरक युग्म कोण कहा जाता है ना। तो ऐसा एक सवाल है, तो इसमें दिया प्रक्षेप्य गति में कोटिपूरक कोणों के युग्म, यानी इसको किस किस कोण पर फेंका है प्रक्षेप्य को, पहले थीटा पर फेंका था, फिर 90 - थीटा पर फेंका था। तो प्रक्षेप्य परास होगी समान होगी, असमान होगी, ए में बी दोनों, या इसमें इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो इसमें भी ऑप्शन पहला सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये वो उसको फेंका है, यानी एक बार थीटा पर फेंका है, एक बार 90 - थीटा पर। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हो, है ना। तो इन दोनों के अंदर प्रक्षेप्य, यानी इन दोनों के अंदर प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज परास क्या होती है समान होती है भी, है ना। तो ये देखो आपके कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक सवाल देखते हैं त्रुटि का, किसका देखते हैं त्रुटि का, जो शायद आपको नॉर्मली गाइडों में भी नहीं मिलेगा, जैसे उस सवाल के आने के चांसेस होते हैं। देखो जैसे इससे अगला सवाल हमारे भाई आता है त्रुटि का, है ना। वो आपको, क्योंकि जो त्रुटि का सवाल है उसमें टाइम बहुत कम लगता है, इसलिए वो एयरपोर्ट नेवी के अंदर ऐसा सवाल आ सकता है ना। तो देखो इसके अंदर क्या है कि यदि प्रक्षेपण कोण में 3% की त्रुटि हो तो, यानी सॉरी यहाँ पर प्रक्षेपण वेग है ना, यदि प्रक्षेपण वेग में 3% की त्रुटि हो तो अधिकतम ऊंचाई में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो ये भी आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सवाल आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो इसने क्या कहा कि वेग में त्रुटि, तो ये सवाल मैक्सिमम 10 सेकेंड का अगर आपको आता है तो। देखो हम त्रुटि को कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू इंटू 100% बराबर 3%, ये दे रखा है ना। ये कभी भी त्रुटि अगर वो कहे कि वेग में त्रुटि, तो इसका मतलब उसको ऐसे लिखो, उसने मान किसका दिया डेल्टा u/u इंटू 100% का मान दिया, केवल डेल्टा u का मान नहीं दिया उसने। वो आपको कहे कि अगर प्रक्षेपण वेग में 3% की त्रुटि है तो इसका मतलब उसने केवल डेल्टा u का मान नहीं दिया। त्रुटि को हमेशा ऐसे लिखा जाता है डेल्टा u/u इंटू 100% बराबर कितना 3%। इसने यहाँ पर दे रखा है, इसको ऐसे लिखा करो। अब देखो h बराबर हम जानते हैं क्या होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g, है ना। कैसा होता है यहाँ पर h बराबर u² sin² थीटा अपॉन क्या होता है 2g। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमेशा यह घात वाली त्रुटि, ये सारे कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पर जी कांस्टेंट है, इनको हटा दो। केवल त्रुटि में वेरिएबल से मतलब होता है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, बाकी का त्रुटि में कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो कि घात वाली त्रुटि है, और घात वाली त्रुटि में जो घात है वो बाहर आ जाती है, यानी यहाँ से इधर आ जाती है। देखो कैसे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ h है, यहाँ u² है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा h/h इंटू 100%
बराबर, देखो ये लिख दिया हमने इसको क्या लिखा, अगर इसको त्रुटि के फॉर्म में चेंज करें तो डेल्टा एच बटा एच इंटू 100% बराबर, अब यू स्क्वायर है तो 2 गुना में आ जाएगा, तो 2 डेल्टा यू बटे यू इंटू कितना होगा 100%। चाहे कोई भी त्रुटि हो आपको ऐसे करना है उसको, है ना। अब देखो डेल्टा एच बटे एच गुना 100% बराबर 2 इंटू डेल्टा यू बटे यू, इसकी वैल्यू कितनी दी थी आपको 3%, तो कितना हो गया 6%, तो ये इसका सही आंसर है। देखो कहां पर है 6%, पहला सही आंसर है ना। अब देखो, अब तो आपको टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगेगा अगर आपको फॉर्मूला पता हो। जैसे मैं आपको कहूं कि यदि प्रक्षेपण वेग में 2% की त्रुटि हो तो परास में त्रुटि बताओ, तो परास का सवाल देखो क्या होता है, सॉरी यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो कांस्टेंट केवल यू स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा 2 डेल्टा यू अपॉन यू इंटू 100%। इसने क्या कहा, प्रक्षेपण वेग में 2% की त्रुटि है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक और सवाल देख लो इसके ऊपर, है ना, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। इससे थोड़ा सा अलग है, देखो वो आपको कहेगा कि एक गोला है ना, अगर गोले की त्रिज्या में त्रुटि 1% हो तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, डेल्टा वी बटे वी इंटू 100% बराबर, ये तो कांस्टेंट इसको हटा दो, त्रुटि में इसका कोई मतलब नहीं, तो 3 डेल्टा आर बटे आर इंटू 100%, घात कहां आ गई इसके गुणा में। अब देखो घात गुणा में आ गई, तो अब देखो क्या कहा था इसने, अगर त्रिज्या में त्रुटि 1% की हो तो आंसर कितना आया 3%। अब वो आपको इसमें कैसा सवाल दे दे त्रुटि में, आप इसमें नहीं अटकोगे। आवर्तकाल के लिए ले लो, आवर्तकाल में क्या होता है टी बराबर 2 पाई एल बटा जी का रूट, है ना। लंबाई में त्रुटि इतनी हो तो उसको कैसे लिखोगे आप, वो कह देगा लंबाई में त्रुटि 1% है, तो कैसे लिखोगे, बाकी सबको तो कांस्टेंट मान लो, डेल्टा टी बटे टी इंटू 100% बराबर, देखो 2 पाई कांस्टेंट, जी को कांस्टेंट मान लो, यहाँ पर एल का रूट है भाई, तो रूट का मतलब घात कितनी होती है 1/2, कितनी होती है घात 1/2, तो 1/2 गुणा में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके डेल्टा एल बटा एल गुणा 100%। लंबाई में 1% की त्रुटि दी थी तो 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5%। मेरे हिसाब से त्रुटि का सवाल अब आपके गलत नहीं होगा, और टाइम देखो इसमें कितना लगा, अगर आपको ये आता है तो 10 सेकंड मैक्सिमम लगते हैं, है ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल भाई हमारे है कि प्रक्षेपी गति के दौरान प्रक्षेपी के वेग में परिवर्तन होता है, 2u 0u या इनमें से कोई नहीं, तो कितना परिवर्तन होता है जब प्रक्षेपी अपनी गति कंप्लीट कर लेता है, यानी जहां से आपने उसको फेंका था वहां से अगर ये अपनी गति यहां तक कंप्लीट कर लेता है तो उसके वेग में परिवर्तन कितना होता है। तो भाई आप इसमें कुछ डेटा लेकर ये पता भी कर सकते हो कि प्रक्षेपण को जिस वेग से फेंका जाता है वो हमेशा उसी वेग से यहाँ पर आकर टकराता है, उसी वेग से हमेशा, है ना, ऑलवेज जैसा होता है उसी वेग से। तो यू वेग से फेंका था, यू वेग से वापस टकराया, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ u माइनस यू, वेग में परिवर्तन कितना होता है u2 माइनस u1, तो u माइनस यू बराबर कितना 0, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा यहाँ पर इसमें 0 होगा। अब इसके बाद में देखो आगे, अगर आप इसके बाद में देखो भाई अगला सवाल, तो अगला सवाल ये है, अभी तो बहुत सारे सवाल इसके ऊपर करेंगे, इसमें जितने भी आते हैं, और कई आपको नए सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा जो गाइडों में और आपके नोट्स में आपको शायद नहीं मिलेंगे। जैसे एक ये सवाल देखो, वो बोलता है एक प्रक्षेपी यू वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है, एक प्रक्षेपी है जो यू वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है, यदि थीटा 0 से 90 डिग्री तक बदल रहा हो तो कमेंट ऑन जेंस, यानी तो परास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको ऐसे कह सकते हो, परास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसका ये है कि परास बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है परास घटती जाएगी, तीसरा ऑप्शन है सी पहले बढ़ेगी और उसके बाद में घटेगी, और डी ऑप्शन है कि पहले घटेगी और उसके बाद में बढ़ेगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है भैया ना। यहाँ पर देखो क्या, एक प्रक्षेपी यू वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है और थीटा 0 से 90 डिग्री तक बदल रहा हो तो कमेंट ऑन रेंज, यानी तो इसकी परास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परास बढ़ती जाएगी या परास घटती जाएगी, पहले बढ़ेगी फिर परास घटने लगेगी,
या पहले परास घटेगी फिर बढ़ने लगेगी, ये आपको बताना। थीटा बदल रहा है यहाँ पर थीटा है वो बदल रहा है, थीटा वेरिएबल है यहाँ पर, ये बदल रहा है कहां से कहां तक, थीटा से 90 यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कौन है, पहले 0 डिग्री हुआ, फिर 15 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, इससे इस प्रकार आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो इसके अंदर इसकी परास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर आप इसको भी ध्यान से देखो तो R बराबर होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी, है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा से 90 चलता है ना, सॉरी 0 से 90, तो पहले इसको 0 से 45 तक लेकर जाओ फिर 90 तक, क्योंकि 0 से 90 जा रहा है तो बीच में 45 डिग्री कहीं ना कहीं तो कोण होगा नहीं इसमें। तो हम जानते हैं 45 डिग्री पे परास क्या होती है, मैक्सिमम। 45 डिग्री पे परास क्या होती है, मैक्सिमम। 45 के बाद में इधर भी परास मैक्सिमम नहीं होती है, इधर भी परास मैक्सिमम नहीं होती, इसका मतलब मैक्सिमम हो रहा है तो परास बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर अधिकतम, फिर वापस परास घटती जाएगी, और 90 यहाँ पर 90 रखते 180 तो परास 0 हो जाएगी। तो और यहाँ पर थीटा का मान 0 रखते परास, तो यहाँ पर परास 0 और यहाँ पर परास 0, इसके बीच में मैक्सिमम, इसका मतलब परास यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ी और यहाँ से अधिकतम से 0 हुई यानी घटी। तो कौन सा ऑप्शन सही, सी, यानी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब इसके अगला यानी आगे सवाल देखो। अब जो हमारे सवाल है भाई, इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ा सा टफ सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है ना। देखो कैसे, वो बोल रहा है दो वस्तुएं 42 डिग्री में 49 डिग्री पर समान वेग से फेंकी जाती है, तो इनकी परास में संबंध क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज लेस देन R2, R1 इज इक्वल टू R2, या होगा नन ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो सवाल को समझो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल तो फेंका जाता है 42 डिग्री पर और एक फेंका जाता है 49 डिग्री पर, है ना। इसकी रेंज मान लो, पहले 42 डिग्री आ रहा है तो इसकी रेंज मान लो R1 है ना, और इसकी रेंज मान लो R2 है, यानी जो भी है इसके अंदर, है ना। अब देखो तो यहाँ पर दो रेंज रहती है R1 R2, ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा। दोनों का वेग समान है ना, और जी का मान तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो क्या चेंज हो रहा है, केवल थीटा, है ना। तो किसके लिए परास ज्यादा होगी, 42 डिग्री वाले कोण के लिए या 49 डिग्री वाले के लिए। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि परास अधिकतम कहाँ होती है, 45 डिग्री पर। कहां पर होती है, 45 डिग्री पर परास अधिकतम होती है। तो 45 डिग्री पर परास अधिकतम होती है, तो 45 डिग्री के यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ पर 90 डिग्री। 45 डिग्री से इधर जाने पर परास क्या होगी, घटेगी, और 45 डिग्री से इधर जाने पर भी परास घटेगी। यानी 45 डिग्री से जैसे जैसे दूर जाएंगे, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, दोनों स्थितियों में परास घटेगी। तो 42 डिग्री 45 डिग्री की ज्यादा नजदीक है या 49 डिग्री। तो देखो यहाँ पर तो 49 माइनस 45 कितना बचेगा, 4 डिग्री। तो यहाँ पे 4 डिग्री, और 45 माइनस 42 डिग्री कितना, 3 डिग्री बचेगा। तो बताओ 45 डिग्री की ज्यादा नजदीक कौन है, 3 डिग्री वाला है, कौन सा, 42 डिग्री। तो 42 डिग्री के लिए परास क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी 42 पहले आ रहा है तो R1 ग्रेटर देन क्या होगा, R2 होगा। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर आपके सही हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। बढ़िया सवाल है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस प्रकार के सवाल जब आप कर लेते हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। अब इसे अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारे भाई है 10वां सवाल कि एक प्रक्षेपण के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेपण का पथ कैसा दिखाई देता है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रक्षेपण का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार है। कैसा होता है भाई, परवलयाकार। वो किसके लिए होता है, जब कोई आदमी ग्राउंड पर यानी जमीन पर यानी हमारी जमीन पे खड़ा होकर उस प्रक्षेपण को देखता है। अगर आप चीटा बनकर एक प्रक्षेपण पर बैठ जाओ और दूसरे प्रक्षेपण को देखो, जैसे मैं आपको कहूं कि इस प्रकार की ये हमारी क्या है, कोई सरफेस है जहां पर कोई आदमी खड़ा है, एक प्रक्षेपण को ऐसे फेंका, दूसरे प्रक्षेपण को भी ऐसे फेंका, एक आदमी चीटा बनकर इस प्रक्षेपण पर ऐसे बैठा है ना। यहां पर बैठ गया, यहां पर बैठ गया आप, चीटा बैठा है यहाँ पर, है ना। आप चीटा बन गए, आपकी मृत्यु हो चुकी है और अगले जन्म में आप चीटा बन गए मान लो, है ना, और आप इसके ऊपर बैठे हो, है ना। लेकिन पुरानी यादें ताजा रहेगी, तो आपको पता है कि प्रक्षेपण गति हमने पढ़ी है ना। तो यहाँ पर आप बैठकर इस वाले प्रक्षेपण को देखोगे तो इस प्रक्षेपण का पथ कैसा होगा भाई। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, और ऐसा नहीं है कोई हाई लेवल का सवाल है, बिल्कुल भी ज्यादा लेवल का नहीं है, बस थ्योरी का सवाल है ना। देखो
तो परवलयाकार होगा, सरल रेखा होगा, अति परवलयाकार होगा या नन ऑब्लिक होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट ये ऑप्शन सही करेंगे क्योंकि उन्होंने यही रट रखा है, जबकि वास्तव में क्या होता है सरल रेखा, है ना। ये मैं आपको सारा समझा भी सकता हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल ट्यूशन लेके चल रहे हैं, है ना। तो अगर किसी को इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो अपने मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए इसका पूरा सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, है ना। तो कैसा होता है पता में सरल रेखा। तो प्रक्षेपण के पथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वेरायटी के सवाल करवा दिए मैंने। अब देखो अगला सवाल, प्रक्षेपण के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण के मध्य कितना कोण होता है। उच्चतम बिंदु का मतलब हाईएस्ट बिंदु पर 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। देखो या तो 0 डिग्री होगा, 90 होगा, 180 होगा या 45 डिग्री होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे ये आपके पास में सरफेस है और ऐसे आपने किसी प्रक्षेपण को फेंका, है ना। तो ये वाला उच्चतम बिंदु हाईएस्ट पॉइंट, है ना। ये कैपिटल एच है, अधिकतम ऊंचाई। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस बिंदु पर y की डायरेक्शन में जो वेग है वो तो 0 हो जाता है, लेकिन x की डायरेक्शन में जो वेग है ux वो u cos थीटा ही रहता है। ये चेंज नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं होता है ना। ये किसी और वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में आपको। ux बराबर u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है। कौन बदलता है, केवल ये वाला। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी g, ये जो त्वरण है, त्वरण क्या करता है, वेग को चेंज करता है। और ये वाला त्वरण केवल कौन से वेग को चेंज करता है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे गिराए, तभी ये त्वरण इनके लिए काम करता है। अगर किसी वस्तु को ऐसे फेंके तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता है। ये इसमें किसी भी प्रकार या इसके वेग को ये किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। इसलिए ये यहां से लेकर यहां तक दोनों स्थितियों में सेम होता है ना। इसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट होता है। अब इस बिंदु पर त्वरण है वो कैसे लग रहा है, जी इस प्रकार नीचे लग रहा है ना। केवल गति के तो ये लगता तो इस गति में, लेकिन यहाँ हम बात कर सकते हैं ये वाला वेग 0 है तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण तो है नीचे और वेग है इस डायरेक्शन में, तो कितना कोण हुआ 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है ना। अब इसके बाद में देखो अगला सवाल। इससे अगला भाई हमारा आता है 12वां सवाल। तो 12वें सवाल के अंदर क्या है कि प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास में क्या संबंध होता है यदि प्रक्षेपण कोण थीटा हो। तो इन दोनों में संबंध निकालेंगे। तो कभी भी आपको संबंध पूछे तो संबंध फिजिक्स में इस प्रकार होता है कि कोई आपको ऐसा एक सूत्र प्राप्त होता है जिसमें वो दोनों चीजें आती है। जैसे इसमें दिया अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास, तो आपको कोई ऐसा सूत्र निकालना है जिसमें आर भी आता हो और एच भी आता हो, दोनों आने चाहिए, है ना। तो ये आप कैसे निकालेंगे, ट्यूशन को मिटा देता हूं मैं, आप स्क्रीन को पॉज करके उतार देना इसको, है ना। अब देखो आगे, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, टेन थीटा बराबर 2h बटा आर, टेन थीटा बराबर h बटा आर, साइन थीटा बराबर 4h बटा आर और टेन थीटा बराबर 4h बटा आर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और r बराबर क्या होता है भाई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। तो इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से हम इनके बारे में यानी इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। देखो u दोनों में आ रहा है ना, तो इसमें u स्क्वायर बराबर क्या रख देंगे, u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर हम क्या लिख देंगे, r बराबर u स्क्वायर की जगह 2gh अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है और अपॉन हो जाएगा g। देखो g से g कट गया है ना, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया तो नीचे वाला साइन थीटा बच गया, तो r बराबर बचा 4h और देखो cos थीटा ऊपर है साइन थीटा नीचे, तो क्या बचेगा 4h टेन थीटा। क्या बचेगा 4h यानी सॉरी देखो cos ऊपर है और साइन थीटा नीचे, तो इसको आप या तो 1/tan थीटा लिख दो या इसको लिख दो cos या cot थीटा लिख दो। तो ये tan थीटा इसके 1/tan थीटा, क्यों, क्योंकि साइन नीचे है cos ऊपर है ना। हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, इसमें उल्टा आ रहा है तो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा बराबर कितना होगा 4h बटा r। ये देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 4h बटा r वाला लास्ट ऑप्शन, है ना। अब देखो इसके आगे
इससे अगला जो भी सवाल है वो बिल्कुल इसी सेम वेराइटी का है। उसमें ये बोलता है कि प्रक्षेपी गति में प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई व परास समान होने के लिए, यानी अधिकतम ऊंचाई h और परास समान होने के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई में क्या संबंध होता है, tan थीटा बराबर 4h बटा कितना r। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो h बराबर r, यानी r की जगह भी क्या लिख सकते हैं हम h, है ना। तो h से h कट गया तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4 आ गया। तो ये इसका सही आंसर है ना। ये देखो कंप्लीट। तो हमारे 13 सवाल हो चुके हैं। अब इससे अगला सवाल देखो। इससे अगला सवाल भाई हमारे ये है कि प्रक्षेपी गति के अंदर अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेपी की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। किसकी बात करें हम, प्रक्षेपी की गतिज ऊर्जा के बारे में। कहां पर, अधिकतम ऊंचाई पर, है ना। ये देखो सीधा ही बता देता हूं, ये 13 सवाल हो गए, 14वां सवाल है। देखो इसके अंदर कोई प्रक्षेप है, वो ऐसे जा रहा है ना। यहां पर बताइए इसकी, यहां पर अधिकतम ऊंचाई है तो यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ये आपको बताना है ना। तो देखो यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई के से लिख सकते हैं इसको, ये होती है हाफ mv², है ना। v क्या है, वेग है, और प्रक्षेपण का द्रव्यमान इसने m दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो इस डायरेक्शन में तो इसका वेग क्या होता है, ux बराबर u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका वेग यहाँ पर कितना होता है, vy बराबर 0। इस डायरेक्शन में तो 0 होता है, इस डायरेक्शन में कितना होता है, ux होता है ना। तो देखो यहाँ पर ux केवल ये वेग है, ऊपर वाला वेग तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसकी केवल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई के बराबर हाफ m u² cos² थीटा, ये हो गया, है ना। अब देखो इसके अलावा एक इसी के ऊपर और सवाल बनता है। वो सवाल क्या है कि प्रक्षेपी गति में प्रक्षेपी की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है। तो हमने देखा था कि प्रक्षेपी की चाल में परिवर्तन कितना होता है, 0। यहाँ पर u जो है ना भाई, ये चाल है, यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है ना। अगर उस ऑप्शन में मैंने आपको वहां पर अगर ये रेट लिखवा रखा तो उसको चेंज कर लेना, चाल होगा यहाँ पर, है ना। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। तो हमने देखा कि प्रक्षेपी की चाल में परिवर्तन कितना होता है, 0। चाल में परिवर्तन कितना होता है, 0 होता है। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा कितनी, गतिज ऊर्जा जब वो रवाना होता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, kF माइनस KI। तो जब प्रक्षेपी रवाना होता है यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, तो यहाँ पर इसका वेग u होता है। तो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी, KI का मतलब इनिशियल, F का मतलब फाइनल। इनिशियल गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², कितनी होती है, हाफ mv²। और जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर भी इसका वेग कितना होता है, u। अभी अभी बताया मैंने, तो कितनी, हाफ mu²। तो कितना हुआ भाई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0। कितना हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 हुआ, है ना। तो ये आपके कितने, 15 सवाल हो जाते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद में देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या हो सकता है, अभी देखो अगला सवाल देखो भाई। तो अगला सवाल 16 सवाल हमारी ये है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है ना। देखो, एक बम वर्षक विमान 300 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर एक सैनिक ठिकाने पर उड़ रहा है, यानी सैनिक ठिकाने से 500 मीटर की ऊंचाई पर है और 300 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से उड़ रहा है। अब ये बोलता है कि इसको जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, पहले तो वो समय निकालना है। दूसरा सवाल इसी में यह बनता है कि ये बम सैनिक ठिकाने से कितना आगे गिरेगा, है ना। इसके अलावा हमें इसमें यह देखना है कि क्या यह बम सैनिक ठिकाने पर गिरेगा। तो स्क्रीन को पॉज करके आप ये क्वेश्चन उतार लो और इसके बाद में आपको ये सॉल्व करवा देता हूं। तो देखो, तो भाई ये क्या बोलता है, तो पहले सवाल को हमें ढंग से समझना है। तो ये एक प्रकार की प्रक्षेपी गति है और ये किस टाइप की है, याद करो शुरुआत में मैंने बताया था, किसी मीनार से अगर आप किसी पत्थर को फेंक दो तो वो पत्थर ऐसे जाके गिरेगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसा इसके अंदर हो रहा है। इसमें भी 2 गतियां शामिल होती है। जैसे एक तो आपने ये सुना होगा, स्थानांतरीय गति आपने पढ़ी होगी, है ना, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो वहां आपने ये देखा होगा, एक ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर से कोई पैकेट गिराया जाता है, वायुयान जो होता है या जो एरोप्लेन होता है वो हवा में स्थिर नहीं रह सकता, वो चलता ही रहता है ना। लेकिन हेलीकॉप्टर एक जगह स्थिर रह सकता है। तो जब हेलीकॉप्टर से कोई भी चीज गिराई जाती है, जैसे मान लो कोई बिस्किट का पैकेट गिराया जाता है ना, और मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आ गई है और वहां के लोग में, और जो ये वहां के लोग हैं उनमें भूखमरी फैल गई है ना, तो उनको खाने पीने का सामान है सरकार मुहैया कराती है।
तो जैसे कोई हेलीकॉप्टर है, ये आपका जैसे मान लो कोई हेलीकॉप्टर है ना, ये इस प्रकार का, तो इस हेलीकॉप्टर से भाई क्या होगा, वास्तव में यहाँ से कोई पैकेट गिराया जाएगा और ये जमीन है, यहाँ पे लोग ये इस प्रकार खड़े हैं, देखो है ना, यहाँ पे कोई डाकी खड़ा है भाई, कौन खड़ा है भाई, डाकी खड़ा है, ऐसे हाथ फैलाते हुए ना, ये बिस्किट आ रहा है, तो ये बिस्किट बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगा और ये इसकी गति कैसी गति कहलाएगी, स्थानांतरित गति कहलाएगी, क्योंकि एक जगह रुका हुआ है, ये कहीं नहीं जा रहा है, वेग जीरो है, हर तरफ का वेग जीरो है, एक जगह स्थिर खड़ा है और पंखा घूम रहा है इसका, ऐसा नहीं बंद कर दिया है ना, वरना बिस्किट से पहले ये इसके ऊपर गिरेगा है ना, और डाके का सर्वनाश हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बिस्किट का पैकेट है, तो सीधा यहाँ पर ऐसे नीचे गिरेगा, तो इसकी गति कैसी होगी, यहाँ पर सरल रेखा, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारे जो सवाल है वो क्या है कि कोई हवाई जहाज है, क्या है, कोई हवाई जहाज है इस प्रकार का है ना, देखो इस प्रकार का कोई हवाई जहाज है ना, और ये हवाई जहाज यहाँ से किसी सैनिक ठिकाने के ऊपर से उठ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े हैं ना, ये कोई सैनिक ठिकाना है, इसके ऊपर से उठ रहा है, कितने ऊपर से उठ रहा है, 500 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसका 37 दिशा में वेग कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड है ना। ऐसा थोड़ी यहाँ पर खड़े हो गए आराम से देख के कि हाँ यहाँ सैनिक ठिकाना है, वहां बम गिराए है ना, उतने में तो ये तोप चला देंगे है ना, और पता ही नहीं लगेगा एरोप्लेन कहाँ गया, तो ये चलते हुए यहाँ से बम गिराते। तो यहाँ पर सवाल ये है, क्या ये बम सैनिक ठिकाने पर गिरेगा, अगर नहीं गिरेगा तो कितना आगे या कितना पीछे गिरेगा, और इस बम को यहाँ से जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो जब ये अपना बम गिरा चुका होगा तो ये बम कैसे आएगा, गिरता गिरता यहाँ आके ऐसे गिरेगा, क्योंकि इसकी गति कैसी होगी, यहाँ पर प्रक्षेप्य गति होगी, कैसी गति होगी, प्रक्षेप्य गति होगी है ना। तो इस सवाल को देखो हम कैसे करेंगे, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो तो ये आपका एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन से ऐसे बम गिराया गया, मान लो यहाँ पर आपका एरोप्लेन है ना, ऐसे बम गिराया गया यहाँ, तो बम यहाँ पर आकर गिरा, इस डायरेक्शन में इसका वेग था 300 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एरोप्लेन इसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में इसका क्षैतिज वेग भी कितना होगा, इसका बम का कितना होगा क्षैतिज वेग 300 मीटर पर सेकंड, और ये ऊंचाई कितनी है 500 मीटर। तो हमें सबसे पहले समय निकालना है, गति की दूसरी इक्वेशन लगाओ, y बराबर कितना, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ये मैंने y वाला समीकरण क्यों लिया भाई, x वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि बम कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है ना, बम को नीचे लाने में कौन उत्तरदायी है, ग्रेविटी है ना, इसको नीचे कौन लेकर आएगा, ग्रेविटी लेकर आएगी। हवाई जहाज ने इसको किस तरफ फेंका, सीधा जाएगा, जैसे गिराया ये एरोप्लेन की डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन नीचे इसको कौन लेकर जाएगा, ग्रेविटी। तो जमीन तक नीचे आने में यानी या इस बम को यहाँ तक नीचे लाने में किसका योगदान होगा, ग्रेविटी का, और इस डायरेक्शन में नीचे आएगा है कि नहीं। तो इसको नीचे आने में जो हम समय ज्ञात करेंगे उसमें कौन सी इक्वेशन काम में लेंगे, ये दूसरी इक्वेशन काम में लेंगे, और इस दूसरी इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास में इसमें अंतिम वेग नहीं है इसका है ना, और तीनों समीकरणों में से अगर आप ध्यान से देखो तो u प्लस एटी एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना, और इसके अलावा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों में से इन दोनों में अंतिम वेग आ रहा है, जबकि हमारे यहाँ की अंतिम वेग की बात ही नहीं हो रही, हमारे पास में दूरी है, समय हमें निकालना है और वेग हमारे पास है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, तो कौन सा इक्वेशन काम में आएगा इसमें, दूसरे में भी डायरेक्शन कौन सी काम में लेंगे, वाई डायरेक्शन, एक्स काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इसको नीचे लाने में या जब ये बम नीचे गिरेगा तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर आएगा, ये सारा वाई डायरेक्शन में है ना। तो देखो वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो जब ये यहाँ से बम यहाँ से नीचे गिरा था है ना, तो इस बम का इस डायरेक्शन में वेग तो था 300 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में इसका वेग था यू वाई बराबर 0। कौन सी डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में इसका वेग कितना था, 0, क्योंकि हवाई जहाज नीचे ऊपर नहीं आ रहा था, सीधा जा रहा था वो एरोप्लेन है ना, और उससे बम गिरा दिया। तो जब वो बम गिराएगा तो बम हवाई जहाज के साथ साथ ही उसी स्पीड से इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी है ना। तो जब यहाँ पर बम जैसे उसने छोड़ा तो यहाँ पर इसका वेग कितना था, यू वाई बराबर कितना, 0 है ना। अब यहाँ पर ये जो वाई है भाई, ये आपका विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, ये दूरी नहीं है, विस्थापन है, क्या है ये, विस्थापन, ये दूरी नहीं, ध्यान रखना, एस हमेशा इसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। अब देखो यहाँ पर विस्थापन कितना, ये दूरी 500 मीटर, कितनी 500, तो विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की सीधे हुए न्यूनतम दूरी। तो देखो ये वाली दूरी कितनी है, 500, ये वाले नहीं लेंगे, ये वाली दूरी हो जाएगी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना 500, कितना 500, तो यहाँ हो जाएगा 500
-500 लेना है। क्यों? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। नीचे -y होता है, ऊपर क्या होता है +y। ये हमने पढ़ा है ना, इधर +x होता है, इधर -x होता है। तो किसका लेना है आपको? माइनस का लेना है। तो -500 बराबर uy की जगह कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर माइनस का 1/2। ay बराबर यहाँ पर त्वरण कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर g, और a बराबर ay बराबर -g लेना है। g को हमेशा ही माइनस लेना है आपको। गति का कोई भी न्यूमेरिकल करो आप, g को हमेशा माइनस लो। बस इनके डायरेक्शन का ध्यान रखो आप, v का और s का, विस्थापन का। इसके डायरेक्शन आप चेंज करो, नीचे आने पर माइनस लो, ऊपर जाने पर प्लस लो, और g का मान हमेशा माइनस लो। तो आपके कई चिन्ह में कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना। और ऐसा कई किताबों में आपको ये बताया जाता है कि ऊपर जाने पर g प्लस लो, है ना, या सॉरी g माइनस लो, नीचे आने पर g प्लस लो। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसे कई सवालों में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ay बराबर ऑलवेज आपको -g लेना है। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया g, और ये हो गया t²। अब यहाँ पर अगर आप अगर ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस, तो t² बराबर हो जाएगा 1000/g। g की वैल्यू 10 रख दो यहाँ पर, तो ये हो गया t बराबर कितना 10 सेकेंड। तो आंसर 10 सेकेंड हुआ, और पहला ऑप्शन इसका सही था। अब देखो हमें यह देखना है क्या ये बम सैनिक ठिकाने पर जाकर गिरेगा, यानी अपनी बारे में क्या याद करनी है, अपनी बारे में याद करनी दूरी। तो दूरी ये है, ये वाली हमें दूरी याद करनी, इसको हम परास भी कह सकते हैं, है ना। तो ये परास किसकी वजह से होगी, ऊर्ध्वाधर घटक की वजह से वेग के, या क्षैतिज घटक की वजह से। यानी इसको यहां से यहां, जब बम यहां गिराया तो इस डायरेक्शन में इसको कौन लेकर गया, ये वाला वेग लेकर गया, है ना। और यहां से यहां तक इसे पहुंचने में समय कितना लगा 10 सेकंड। अब ये भी निकाला हमने। तो इसमें भाई ये वाली आर दूरी कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगा क्षैतिज दिशा में वेग कितना 300 इंटू समय कितना लगा 10 सेकंड जमीन तक पहुंचने में। तो आर बराबर हो जाएगा 3000, यानी आर बराबर हो गया 3 किलोमीटर, है ना। ये मीटर में तो 3 किलोमीटर। तो ये बम भाई ये जो बम है वो सैनिक ठिकाने पर जाकर नहीं गिरेगा, उससे 3 किलोमीटर आगे गिरेगा, है ना। तो ये देखो सारे सवाल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब इसके आगे देखो, अब इससे अगला सवाल। अब ये जो हमारे सवाल है भाई थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसके आने के चांसेस होते हैं। फिर एक ही सवाल के मैंने अलग अलग सवाल बना के इस पे जितने वेरायटी के सवाल बनते हैं सारे यहाँ पर करवा दिए। देखो सबसे पहले सवाल क्या है, एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से 37 डिग्री पर फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड पर प्रक्षेपण की चाल क्या होगी। 2 सेकंड पर आपने कोचिंग वगैरह में जिसमें भी आपने कोचिंग करी है या आपने सेल्फ तैयारी करी है तो आपने पढ़ा होगा कि टी टाइम पर किसी भी प्रक्षेपण का या प्रोजेक्टाइल का वेग क्या होता है ना। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद में वस्तु के 2 सेकंड पर निर्देशांक याद करो। निर्देशांक भी इसने यहाँ पर हमसे पूछ लिए, यानी एक्स और वाई का मान क्या होगा। और तीसरी चीज इसने पूछी है 2 सेकंड पर प्रक्षेपण द्वारा विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन पूछ लिया, निर्देशांक पूछ लिए और ये पूछ लिया। ये 37 डिग्री मैंने इसलिए दिया है ताकि एक और कॉन्सेप्ट आपके यानी मैं क्लियर करवा सकूं। तो देखो देखे इसको मिटा देता हूं, स्क्रीन पॉज करके सारे क्वेश्चन उतार लेना। अब इसके बाद में देखो तीनों को एक साथ ही कर देंगे, बाद में ऑप्शन आप इससे मिला लेना। तो देखो भाई सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो प्रक्षेप है इसको 50 मीटर पर सेकंड के वेग से 37 डिग्री पर फेंका गया है। तो ये वाली जो इसकी जो ux की वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगी इसकी 30 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों होगा भाई, देखो एक बार चेक कर लेते हैं। हमेशा कभी भी 37 डिग्री इस प्रकार के कोण आए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर इन भुजाओं को हम 3, 4 और 5 के अनुपात में माने और ये कोण 90 डिग्री हो तो ये कोण हमेशा 37 डिग्री होगा, ये बड़ा कोण होगा 53 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे क्या आता है u cos थीटा। तो cos 37 का मान कितना होगा, देखो cos 37 की वैल्यू थीटा के सामने वाला क्या लंब, तो ये क्या बचा आधा, तो 4/5 तो 50 इंटू 4/5 10, तो कितना होगा 40, है ना। और साइन 37 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा u साइन थीटा, है ना। तो साइन 37 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/5, तो 5 से कितने बार कट गया ये 10 बार, तो 30 आ गया, है ना। ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो ये ux की वैल्यू है और ये uy की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसके बाद में, अगर आप इसके बाद में देखो तो हमें पूछा है इसने वेग, है ना। तो देखो मान लो 2 सेकंड पर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया था और 2 सेकंड पर ये यहां पर था, है ना। यहां पर टाइम था 2 सेकंड। तो यहां पर वेग कितना था, क्षैतिज वेग तो वही था ux और जिसका मान 40 मीटर पर सेकंड। क्यों,
क्योंकि ये तो पूरी प्रक्षेपी गति में हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन वाला वेग कितना होगा, वाई डायरेक्शन वाला वेग यहाँ पर कंटिन्यू बदलता जाता है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन के लिए वी वाई बराबर हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी। क्या यही तो होगा? क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर गति में त्वरण जीरो नहीं होता है, किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है ना, यानी ए वाई बराबर माइनस जी। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर, गति का समीकरण लगा देंगे। अंतिम वेग निकालना है यहाँ पर, और प्रारंभिक वेग 30 है हमारे पास में, देखो है ना। तो यहां से देखो एक तो हो गया आपके यू एक्स, और ये वी एक्स के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 40। तो यहां से देखो अब यहाँ पर दो वेग है, एक वेग तो है आपका 40, और एक वेग इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है यू वाई माइनस जी टी। तो कभी भी आपको अगर टी टाइम के ऊपर वो वेग पूछ ले, तो ये देखो दो सदिश है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर परिणामी वेग क्या हो जाएगा? यहाँ पर यू एक्स स्क्वायर, वी एक्स के लिए यू एक्स लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी का स्क्वायर का रूट, और प्लस ये वाला जीरो हो जाएगा, अगला वाला पद, वरना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab कोस थीटा होता है। तो थीटा का मान 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0, तो आगे वाला पद प्लस क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर कभी भी टी टाइम पर वेग पूछे तो, है ना। ये न्यूमेरिकल ये इतना लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि ये मैंने फॉर्मूला आपको निकाल के बताया। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है फिर तो कोई समस्या नहीं। देखो कैसे, अब इस फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करनी है हमें। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो वी वेग, तो वी बराबर हो जाएगा आपके यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी का स्क्वायर और इसका रूट। तो v बराबर यू एक्स की वैल्यू देखो कितनी? 40, है ना। तो 40 का स्क्वायर कितना? 1600, प्लस यू वाई की वैल्यू कितनी? 30, तो 30 का स्क्वायर कितना? 900, माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम कितना? 2 सेकेंड दिया था, इसका स्क्वायर और इसका हो गया रूट। तो v बराबर देखो भाई कितना आएगा? यहाँ तो हो गया 1600, तो v बराबर हो जाएगा आपके 1600। अब यहाँ पर भाई देखो केवल यू वाई है, तो ये केवल 30 रहेगा भाई, है ना। इसका स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर बाद में होगा। तो यहाँ पर ये 30 दे रखा, तो यू वाई की जगह सीधा 30 लिखना। तो 1600 प्लस ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 20 कितना? 10, तो ये हो गया 100। तो v बराबर कितना आया? 1700। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 रूट 17 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, देख लो आप, है ना। ये कंप्लीट। इसके बाद में देखो दूसरा सवाल क्या आता है। दूसरे सवाल में इसने आपसे क्या पूछा था? कोऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई निर्देशांक पूछे थे। तो एक्स और वाई वास्तव में दूरियां ही तो है। तो एक्स दूरी निकालने की क्या करेंगे? समीकरण लिखाओ, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। हमेशा यही सूत्र इसमें काम में आएगा, क्योंकि निर्देशांक निकालने के लिए अंतिम वेग की कोई यानी किसी प्रकार कोई मामला नहीं होता, ये काम में नहीं आता है। तो अंतिम वेग केवल इसी समीकरण में नहीं आता है। तो एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हालांकि और भी कई तरीके हैं इसको करने के, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि मिनिमम टाइम में उसको कर पाए, है ना। और ये सबसे आसान तरीका है। तो देखो x बराबर यू एक्स की वैल्यू कितनी? 40 इंटू समय कितना दिया था? 2 सेकेंड पे निर्देशांक पूछे थे इसने, तो 2 सेकेंड प्लस 1/2, या इसको सीधा 0 कर दो। क्यों? x डायरेक्शन में त्वरण कितना होता है? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर। अब y कैसे निकालोगे आप? y बराबर हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो देखे y बराबर यू वाई की वैल्यू कितनी है आपके? 30 इंटू समय कितना? 2 सेकेंड, माइनस 1/2 इंटू जी की जगह 10, ए वाई बराबर रखेंगे माइनस जी, जी का मान हमेशा माइनस लेना है, इंटू 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो ये देखो देखिए कितना हो गया? 20 और ये 60। तो y बराबर कितना बचा इसमें से? 40, है ना। ये देखो 60 माइनस 20 कितना बचा? 40 मीटर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 80,40। अब यहाँ पर स्टूडेंट गड़बड़ कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन मैंने लिखा था 40,80, तो हमेशा पहले x वाला आता है, बाद में y वाला आता है, ध्यान रखना। तो 80, कितना होगा? 40। अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल जो है भाई इसके अंदर वो है आपके, इसमें डिस्प्लेसमेंट इसने पूछा है, यानी विस्थापन पूछ लिया है। तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की सीधी व न्यूनतम दूरी। तो 2 सेकेंड का बिंदु यहाँ पर था और पहला बिंदु यहाँ पर, तो ये ऐसे जा रहा था ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच की सीधी दूरी, ये जो आप देख पा रहे हो, देखो ऐसे। थोड़ा सा जूम कर लेते इसको 4x लगा के, है ना। तो देखो, तो हमने यहाँ पर 4x लगाया और इसको जूम किया ऐसे, है ना। यहाँ पर मान लो 2 सेकेंड था, तो ये तो होगा इसमें विस्थापन, और ये क्या होगी इसमें? दूरी। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आई? अब विस्थापन में क्या करना है? ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी y,
और ये वाली दूरी कितनी x। क्यों है? क्योंकि इसके निर्देशांक क्या आए थे हमारे 80,40। अभी निकाले कितने आए 80,40 है ना। तो ये तो कितना, ये वाला तो y होता है, ये वाला कितना होता है x होता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ये वाला निकालना है, पाइथागोरस में लगा दो है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को d मान लो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, तो बराबर देखो कितना 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और इसका रूट है ना। तो 80 का स्क्वायर कितना होगा, देखो देखे 80 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 6400 प्लस इसका हो जाएगा 1600 है ना। 8 का स्क्वायर तो कितना 64 और ये 10 और ये 100 हो गया है ना। और ये देखो 1600। अब अगर आप ध्यान से देखो 7400 अच्छे 8200 आ रहा है, कितना आ रहा है 8200 रूट, तो कितना 82 10 रूट 82, ये इसका फाइनली आंसर है। तो मैंने 3 क्वेश्चन अलग अलग बनाए और इसमें आपको जो मेन जो काम की चीज है, यानी हमने आसान न्यूमेरिकल से शुरू किया था वीडियो और काफी टफ न्यूमेरिकल पे आके हमने ये यहाँ पर वीडियो खत्म किया है। तो आपको अब इन तीनों टाइप के न्यूमेरिकल में याद क्या रखना है, अगर वो कभी भी पूछ ले कि टी टाइम के ऊपर वेग कितना होता है, तो टी टाइम पे वेग क्या लिखोगे आप, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई माइनस जी टी का स्क्वायर। एक चीज, अगर वो निर्देशांक पूछ ले तो x बराबर तो यू एक्स टी और y बराबर क्या होगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, है ना। तो ये आप फॉर्मूले याद रख लेना। ये तो निर्देशांक के लिए है, ये आपका विस्थापन के लिए है और ये आपका किसके लिए है, वेग यानी सॉरी ये वास्तव में क्या है, चाल है भैया ना। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा आदतन में ऐसा बोलता हूँ, जबकि वास्तव में ये होती क्या है, चाल होती है। क्या होती है, चाल, है ना। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है और उम्मीद करता हूं कि इनमें से शायद एक आध सवाल अगर भगवान ने चाहा तो आपके एयरफोर्स नेवी के अंदर एक आध सवाल इसका पड़ेगा। और आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और आपका जितना समर्थन हमारे पास में होगा उतना ही मैं इस प्रकार की वीडियो को समय दे पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर 11-12 के वीडियो बना रहा हूं तो उनका भी थोड़ा सा लोड रहता है, तो मैं इसमें से समय निकाल रहा हूं, है ना। तो अगर आपका समर्थन मिलेगा अच्छा सा तो मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे ऐसे सवाल आगे बनाते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा, है ना। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनका श्योर सिलेक्शन हो, है ना, अच्छे नंबरों से उनका सिलेक्शन हो, ठीक है भाई। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।